खाड़ी के पूरे इलाके में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध 5वें हफ्ते तक पहुंच चुका है। अभी तक इस बात का कोई साफ संकेत नहीं मिला है कि संघर्ष किस दिशा में जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कोई समाधान नजदीक है या पश्चिम एशिया में और भी ज्यादा हमले तेज होने वाले हैं? आज इसी पर बात करेंगे आपसे। और इधर देश की राजनीति में सामाजिक बराबरी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। राहुल गांधी ने सरकारी संस्थाओं के बड़े पदों पर बहुजनों की हिस्सेदारी को लेकर एक दांव फिर चल दिया है और यही मुद्दा अब एक बड़ी बहस का रूप लेता जा रहा है। तो आखिर सच क्या है और इस पर राजनीति क्यों तेज हो रही है, आज इसे भी समझेंगे। और चुनाव आते ही वादों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फोकस है महिला वोटर्स पर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुफ्त की स्कीम। तो सवाल ये है कि आखिर कब तक और कितना ऑफर दिया जाएगा। इन्हीं सब अहम बातों पर चर्चा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर प्रधान शो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिडिल ईस्ट की सबसे बड़े संघर्ष की कहानी से, जिसमें ट्विस्ट आ रहा है जो अब सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर अब ये असर डाल रहा है। हम सब ने देखा पिछले कुछ हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस तरह से लगातार बढ़ता चला गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी पलटवार किया। अब युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। अब ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि वो ईरान के तेल पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं और ये बात उन्होंने रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कही। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज़ है ईरान का तेल लेना, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कई विकल्प भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब अमेरिका के हित में है। और सबसे अहम मुद्दा है खार्ग द्वीप, जो ईरान के तेल का प्रमुख केंद्र है, जहां से देश का लगभग 90% तेल विदेश जाता है। और ट्रंप की नज़र खार्ग द्वीप पर अब पड़ चुकी है। तो अमेरिका ईरान की ऊर्जा संसाधनों को रणनीतिक रूप से नियंत्रित करने की बात सोच रहा है और कहीं ना कहीं विशाल वैश्विक ऊर्जा संकट से ये जुड़ा हुआ है। तो होर्मुज वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का आवागमन होता है। ईरान की वजह से फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है। इधर तंगसीरी की मौत से ईरान के सैन्य नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है और इलाके का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच बंद होर्मुज ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसे इतिहास में ये सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है। दुनिया के कई देश इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, फ्रांस के साथ मिलकर और भी कई अन्य देश इस कूटनीतिक बातचीत को अंजाम देने में लगे हुए हैं ताकि होर्मुज को फिर से खोला जाए और युद्ध को शांत करने के उपाय मिल सके। अब सवाल ये है कि क्या ये कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से शांति आ पाएगी या फिर ये संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ेगा? पूरी दुनिया ये इंतज़ार कर रही है कि अब अगला कदम क्या होगा। और इधर देश की राजनीति में राहुल गांधी ने एक बार फिर दलित कार्ड खेला है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार इस मुद्दे को अलग अलग मंच से हवा देते रहे हैं, कभी संसद में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो कभी किसी अन्य कार्यक्रम के जरिए। और हर बार उनका एक ही सवाल रहा कि क्या देश की बड़ी संस्थाओं में हर वर्ग को बराबर का मौका दिया जा रहा है। इस बार भी राहुल गांधी ने यही दावा किया है। उनका कहना है कि देश में प्रमुख सरकारी संस्थाओं में सीनियर पदों पर बहुजनों की हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। ये कहकर उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब उन्होंने ग्रामीण बैंक के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के एक ग्रुप से मुलाकात की। ये मुलाकात उनके जनसंसद कार्यक्रम के तहत हुई, जहां वो अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते रहे। राहुल गांधी का कहना है कि जब उन्होंने इन कर्मचारियों की बातें सुनी तो तस्वीर बिल्कुल सामने आई कि जिसके लिए वो लंबे समय से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को शुरुआती स्तर पर तो नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे पद पर ऊपर जाते हैं उनकी मौजूदगी कम होती जाती है। राहुल गांधी का कहना है कि बड़े पदों तक पहुंचना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिससे बहुजन समाज को आगे बढ़ने में मुश्किल आती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा रुख बिल्कुल अलग है। आज देश में बहुजन समाज के कई लोग ऊंचे पदों पर हैं। प्रशासन हो, न्यायपालिका हो या राजनीति में हो, उनकी मौजूदगी साफ दिखती है।
फिर भी इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है। क्या ज़मीनी हकीकत है राहुल गांधी इस बात से वाकिफ़ नहीं है, या फिर एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों और बहुजनों के रहनुमा बनकर सीधा 2027 के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश अब युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। अखिलेश यादव भले ही पीडीए के साथ महिला वोट बैंक को साध रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बहुजन का वोट बैंक ही बहुजन समाज पार्टी है। मायावती अपने इस वोट बैंक को कहीं जाने भी नहीं देंगी, वो अपने वोटर्स को कहीं जाने नहीं देंगी, ये बात बिल्कुल तय है। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण की भी आज़ाद पार्टी है, वो भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। तो राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बराबरी की है, न्याय की है, दरअसल ये वोट बैंक की लड़ाई है। और वहाँ सभी पार्टियाँ इस पर अब लड़ाई जारी रखेंगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है और एक बड़ा दलित वोट बैंक इन्हीं पार्टियों में आगे बढ़ने वाला है। जिस तरफ ज़्यादा जाएगा वही पार्टी जीत जाएगी। अब ऐसा करके राहुल गांधी दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर सियासत और भी तेज देखने को मिलेगी। और इधर 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव का मौसम आते ही एक बार फिर वही तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें हर पार्टी की नज़र महिला वोटर्स पर टिक गई है। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं ने जिस तरह से वोटिंग में बड़ी भूमिका निभाई है, उसने पूरी राजनीति की दिशा बदल दी। मुफ्त की योजनाएं पहली बार नहीं है, हर बार हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया आता है। कभी कैश, तो कभी मुफ्त की सुविधाएं, तो कभी रोजगार के बड़े वादे। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि ये सब सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। चलिए अब देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने कौन सा चुनावी दाना डाला है। देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें महिलाओं को हर महीने पैसा दिया जाता है और अब इसे बढ़ाने की भी बात कर रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इसी तरह की योजना का वादा लेकर आ रही है। संकेत मिल चुके हैं, यानी मुकाबला अब सीधा पैसों के स्तर पर होगा। असम की भी बात करें अगर, तो वहां भी कुछ ऐसा ही माहौल है। कांग्रेस महिलाओं को हर साल 50,000 रुपए देने का वादा कर रही है। वहीं हेमंता सरकार पहले से ही चल रही योजनाओं के जरिए हर महीने पैसा बैंक के खाते में महिलाओं को पहुंचा रहे हैं और महिलाओं को रोजगार के लिए लोन की भी बात की जा रही है। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ जैसे वादों की होड़ लगी हुई है। ये वही राज्य है जहाँ से मुफ्त योजनाओं की राजनीति की शुरुआत होती है। कभी मुफ्त चावल दिया गया, कभी टीवी दिया गया, कभी मिक्सी दी गई और सीधे कैश और बड़े ऑफर अब सामने आ रहे हैं। डीएमके सरकार पहले ही महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दे रही है और अब इसे बढ़ाकर 2,000 करने की बात कर रही है। वहीं एआईडीएमके की बात करें तो रेफ्रिजरेटर, कैश और मुफ्त बस यात्रा जैसे कई बड़े वादे कर दिए गए हैं। यानी यहाँ महिला वोटर्स के लिए हर तरफ से ऑफर ही ऑफर है। लेकिन केरल की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ा अलग है। यहाँ एलडीएफ और यूडीएफ ने सीधे कैश देने से दूरी बना ली है और फोकस किया है रोजगार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सामाजिक योजनाओं पर। यहाँ बहस विकास के मुद्दों पर ज़्यादा नजर आ रहा है। तो अगर पिछले चुनाव को देखें तो ये साफ हो जाता है कि कैश स्कीम्स ने हर जगह चुनाव नतीजों को प्रभावित किया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की बात करें तो यहाँ तो सरकार ही बदल दी है। कांग्रेस आते आते रह गई और बीजेपी की सरकार फिर बन गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी का वादा, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और बिहार, हर जगह इस तरह की योजनाओं का असर देखा गया है। यानी अब महिला वोटर सिर्फ एक वोटर नहीं रह गई, बल्कि चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार यूं ही रेवड़ियां बांटती रहेगी, कब तक ये मुफ्त की स्कीम चलती रहेगी। फिलहाल चुनाव का माहौल है, वादों की भरमार है और फैसला एक बार फिर जनता के हाथ में है, खासकर महिलाओं के हाथ में, जो इस बार भी तय करेंगी कि सत्ता की चाबी किसे सौंपी जाए। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।